हमें साक्ष्य मिले कि सम्राट अशोक स्वयं वहां जैसो तथागत बुद्ध ने 49 दिन उस पूरे परिसर की अपनी चेतना बुद्धि से उसका निरीक्षण परीक्षण किया था, अपने बोध का निरीक्षण परीक्षण किया था। वही 49 दिन सम्राट अशोक ने बैठकर वहां साधना की थी। 7 सप्ताह बैठ के साधना करी और 7 सप्ताह साधना करने के बाद तब उन्होंने महाबोधि महाविहार की नींव रखी। ये नींव रखी उन्होंने। आज सम्राट अशोक की जयंती इसलिए ज्यादा विशेष हो गई है कि जिस महाबोधि महाविहार को सम्राट अशोक ने बनाया था, आज उसे बचाने की बारी है। सम्राट अशोक ने बना के वो सौंपा था देश को, संसार को। आज सम्राट अशोक की उस धरोहर को बचाने की बारी है। तो ये जो आंदोलन है फिर से सम्राट अशोक को याद कर रहा है। लोग कहते हैं कि पत्थर बोलते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्थरों पर लिखे शिलालेख जो चीख चीख कर इतिहास बताते हैं, उस महान सम्राट का जिसके इतिहास की गूंज उनके ना होने के 2500 साल बाद भी उनके इतिहास को बताता रहा है। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 3000 साल बाद भी आज जब उनके इतिहास की बात होती है तो उसे उजागर करने के लिए सम्राट अशोक के शिलालेखों का ही सहारा लिया जाता है। लेकिन सम्राट अशोक से जुड़ी तमाम हमारी यात्राओं में, जिसमें हमने आपको उनसे जुड़े हुए तमाम लेनियों और उनके शिलालेखों तक ले जाने की कोशिश की, जब भी हम ऐसी किसी जगह पर जाते और उनके बारे में जानने या समझने की कोशिश करते तो हमारी ये यात्रा एक जगह पर जाकर अटक सी जाती, रुक सी जाती। और वो ये थी कि उनके इस पूरे 40 साल के शासन और उनके उस महान साम्राज्य का आखिर अंत कैसे हुआ। सम्राट अशोक का महापरिनिर्वाण स्थल वो कहाँ है। और इसी खोज में, इसी तमाम अपने सवालों के जवाब में हम जाकर रुके कर्नाटक के एक छोटे से गांव, भीमा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव सन्नती पर। और सन्नती में हमें पहुंचाने का काम किया भंते तिस्सावरो ने। उनका एक वीडियो जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे सामने आया, हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके उस वीडियो ने हमारी मदद की हमारी इस पूरी जांच पड़ताल में। 500 से ज़्यादा लोग जो पीएचडी कर चुके हैं सम्राट अशोक पर, उनकी जीवनी पर, उनके विशाल साम्राज्य पर, लेकिन उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि आखिर उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ और कैसे हुआ। ऐसे में भंते तिस्सावरो की वो वीडियो हमारे काम आई, उनका वो ज्ञान हमारे काम आया और हमें पता चला कर्नाटक के गुलमर्गा गांव के पास बसे हुए एक छोटे से गांव सन्नती के बारे में। वहां पर उनके रुकने और उनके महापरिनिर्वाण का इतिहास सामने आया। उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने उत्खनन करवाने का भी प्रयास किया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस जगह को सरकार के साथ मिलकर उसे मान्यता प्राप्त कराया जा सके और उसे बौद्ध संरक्षण के तौर पर, बौद्ध विरासत के तौर पर स्थापित किया जा सके। लेकिन हालांकि अभी तक वो हो नहीं पाया है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सम्राट अशोक के बारे में जब भी कोई चर्चा होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा शासक जिसके शासन की सीमा की अगर हम बात करें तो आज का लगभग पूरा भारत, केरला और तमिलनाडु को अगर हम छोड़ दें, पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लगभग पूरा पूर्वी हिस्सा उनके शासनकाल में आता था। 40 सालों तक अपने शासन में वो पहले ऐसे शासक थे इतिहास के जिन्होंने पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोने का काम किया। उनके बाद भी कोई ये काम नहीं कर सका। इतने महान शासक के बाद भी, उतने महान शासक होने के बाद भी आज जब बात आती है उनकी जयंती की तो कुछ चुनिंदा लोग ही आपको दिखेंगे उसे मनाते हुए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम जो लगातार कोशिश करते हैं उनके इतिहास को आप तक पहुंचाने की, एक और कोशिश कर रहे हैं सम्राट अशोक से जुड़े हुए इतिहास को दोबारा उजागर करने की और आज वर्तमान में उन्हें लोगों तक पहुंचाने की। इन तमाम अपने वक्तव्यों के बीच में मैं इस वक्त बात करना चाहती हूँ, कुछ भंते जी हमारे साथ मौजूद हैं, भंते वीणाचार्य जी हैं जो इतिहास को बेहतर तरीके से जानते हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि 5 तारीख को, जैसा आप जानते हैं, गया के बिहार में, गया में जिस तरीके से मुक्ति आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर भी 5 तारीख को आप लोगों का कोई आयोजन है जो सम्राट अशोक की जयंती को लेकर है। और जैसा कि मैंने बताया, सम्राट अशोक के बारे में जब भी हम बात करते हैं हमें पता है कि राष्ट्रीय चिन्ह उनके साम्राज्य से लिया गया, उनकी देन है हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह, लेकिन उसके बाद भी उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और जैसा मैंने बताया कि उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, इस बारे में भी बहुत कम, ना के बराबर जानकारियां थी। रोमिला थापर जैसी
जो लेखक हैं उनको भी नहीं पता था कि उनका महापरिनिर्वाण आखिर कहाँ हुआ। तो इस पर आप कैसे देखते हैं कि आखिर ये जो उनके पीछे का पूरा इतिहास है जो कि अभी तक खोजा नहीं जा सका, या खोजा भी गया तो उसको अभी तक वो मान्यता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले तो इस पर बताइए भंते जी। देखिए, सम्राट अशोक उस सदी के आज से 2300 वर्ष पहले, जब भारत आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में प्रोग्रेस कर रहा था, प्रगति कर रहा था, उस दौर में जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध लड़ने गए, और सम्राट अशोक की गाथा में एक हमने पढ़ा कि कलिंग युद्ध के समय अशोक का ये संकल्प था कि मेरा ये आखिरी युद्ध है, ये हार का हो, ये जीत का हो। युद्ध भी आखिरी था, ये मन बना चुके थे, क्योंकि वर्षों से उनका सपना रहा कि मैं कलिंग युद्ध जीतूं, क्योंकि कलिंग को जीतने का सपना उनके पिता बिंदुसार का भी रहा। वो भी चाहते थे कि हम कलिंग युद्ध जीते, और बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का भी ये सपना था कि कलिंग जीता जाए। क्यों कलिंग जीतना चाहते थे? क्योंकि कलिंग का जो इतिहास था वो बुद्ध के दर्शन से जुड़ा हुआ था। कलिंग राष्ट्र वो था कि जहां पर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार घर घर था, हर एक व्यक्ति के दिलों में था, दिमाग में था। इसलिए उसे जीतना बड़ा मुश्किल और बहुत ही असंभव जैसा होता था। सम्राट अशोक ने अपने युद्ध चक्र में, जब वो भारत के अलग अलग राज्यों को जीत चुके थे, तब उन्होंने अपनी एक पूरी सेना को एकजुट करके कलिंग युद्ध के साथ आक्रमण की और युद्ध की तैयारी करी। युद्ध हुआ तो युद्ध जिस तरह से हुआ था, आज तक इतिहास में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। ये सम्राट अशोक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। युद्ध में सैनिक होते हैं, दो तरफ से सैनिक लड़ते हैं, जो हार जाता है उस पर जीते हुए सैनिक की कब्जा हो जाता है, उसका शासन हो जाता है। पर यहाँ सैनिक के साथ साथ कलिंग राष्ट्र के नागरिक भी थे, महिला भी थी, बच्चे भी थे, और लास्ट कतार में बौद्ध भिक्षु थे। लास्ट कतार में वो बौद्ध भिक्षु जिन्होंने ये कहा था कि जब हमारे उपासक ही नहीं रहेंगे, जिनको हम धर्म सिखाएंगे, जिनके बीच में जाके धर्म की शिक्षा देंगे, वो ही नहीं रहेंगे, तो हमारा यहाँ क्या रहने का मतलब है। तो वो चल पड़े बुद्ध का संदेश लेके। तो जब सम्राट अशोक के सेनापति ने देखा कि सेना तो मारी जा चुकी है, अब बच्चों को कौन मारेगा, महिलाओं को कौन मारेगा, बुजुर्गों को कौन मारेगा, और जब हद हो गई कि उन्होंने देखा कि चीवर पहने भिक्षु की कतार भी आ रही है, तब सेनापति से रहा नहीं गया, सम्राट अशोक को खबर करी, महाराज दौड़े आ जाओ, ये युद्ध भूमि नहीं है, ये तो कर्म भूमि है, ये तो बुद्ध की शिक्षाओं की कर्म भूमि है। युद्ध भूमि तो खत्म हो चुकी है, अब कर्म कैसे जीतोगे इनकी? जिनके दिलों में, जिनके हृदय में बुद्ध समा गए, इनको जीतोगे कैसे? ये तो सब धार्मिक लोग हैं, इनको मरने का डर नहीं है, इनको जान का कोई डर नहीं है अपनी कि हमारी जान चली जाएगी, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये निर्भय खड़े यहाँ पे युद्ध में सम्राट अशोक आया, और ये निर्भरता देखे कि ये तो निर्भय लोग हैं, भय मुक्त लोग हैं। तो वो उसने जाना कि ऐसा इनके दिलों में, इनके दिमाग में ऐसा ये कहाँ से पैदा हुआ। तो कहते हैं कि उस समय जो किससे कहानियां कि निग्रोध नाम का छोटा भिक्षु था, उसके चेहरे को देख रहा सम्राट अशोक, और देखते हो कह रहे कि युद्ध भूमि है जो खून से लथपथ हो रही है। युद्ध भूमि को देख के दूर से लोग डर के भाग जाते हैं, और ये निर्भय छोटा सा भिक्षु खड़ा है, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अब लगा सम्राट अशोक को कि मैं सम्राट नहीं हूं, सम्राट ये है, क्योंकि मैं भी जीने के लिए लड़ रहा हूं, कहीं कोई मुझे ना मार दे। ये ना जीने के लिए लड़ रहा है, ये किसी को मारने के लिए भी नहीं खड़ा है, बस खड़ा है, हर परिस्थिति पे विजय प्राप्त, हर परिस्थिति पे विजय प्राप्त करे खड़ा है। मैं सम्राट नहीं हूं, सम्राट अब ये है, और मुझे ये सम्राट बनना है। वो सरेंडर हो गया, तलवार छोड़ दी। तो हम तो ये कहते हैं कलिंग युद्ध जीतने के बाद, कलिंग युद्ध जीता नहीं गया, बल्कि सम्राट अशोक धम्म के सामने, कहते हैं अशोक का विजयदशमी, वहां पर धम्म की विजय हो गई, और अशोक का जो हिंसा प्रवृत्ति थी वो नष्ट हो गई। अशोक ने खुद को वहां हार दिया, सरेंडर कर दिया, धम्म के सामने सरेंडर कर दिया कि मेरी जो प्रवृत्ति हिंसा की थी वो यहाँ सम्राट के सामने, जो शांति के सम्राट है,
जो करुणा के सम्राट है उनके सामने सरेंडर हो गई, नतमस्तक हो गई। लेकिन जिस तरीके से सम्राट अशोक ने धम्म को समझा, और ना सिर्फ समझा, उनकी जो मंशा थी वो आज भी हम समझ सकते हैं। 84,000 बौद्ध स्तूप उन्होंने बनवाए, शिलालेख उनके आज भी हमें मिलते हैं जो इतिहासों को चीख चीख कर बताते हैं। उसे कितने भी दबाने की कोशिश की जाए वो निकल आते हैं। सम्राट अशोक जब तीसरी संगति हो रही थी तो तीसरी संगति में ये आशंका जताई गई कि अगर बुद्ध की शिक्षाओं को ऐसे मौखिक रखा गया, ऐसे मौखिक रखा गया तो आने वाले समय में लोगों का बिखराव हो सकता है, संघ का विघटन हो सकता है, संघ टूट सकता है, तो शिक्षा भी टूट जाएगी। हो सकता है कि शिक्षाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाए, इसलिए शिक्षाओं को एक अस्तित्व दे देना चाहिए। इस सम्राट अशोक की योजना थी कि पहली बार बुद्ध की शिक्षाओं को, संघ की शिक्षाओं को, बुद्ध के संपूर्ण 84,000 उपदेशों को उन्होंने एक अस्तित्व देने का प्रयास किया। उन्होंने शिलाओं पर लिखवाने का काम किया, क्योंकि ये आशंका उनको लगने लगी थी कि आगे चल के हो सकता है कि, क्योंकि विरोधी बहुत बढ़ते जा रहे थे, पूरा ब्राह्मण तंत्र एकजुट होता जा रहा था। तो ये जब सम्राट अशोक बुद्ध में धम्म में दीक्षित हुए तब उनको यह आशंका जती कि मुझको धम्म को एक अस्तित्व देना है, एक आधार देना, एक शिला देनी है, और शिलालेख लिखवाने शुरू कर दिए गए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज अगर तथागत गौतम बुद्ध के विचार हमारे बीच पुनर्जीवित हो रहे हैं, लोग उन्हें जान रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय सम्राट अशोक का है, उनके शिलालेखों का है। और उसके बाद भी आपको लगता है कि जो उन्हें ख्याति मिलनी चाहिए, जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, आज के युवाओं को बिरले ही पता होगा सम्राट अशोक के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, और उनके जो कल्याणकारी नीतियां थी, कल्याणकारी राज्य था उनका, उसके बारे में। देखिए, उनकी कल्याणकारी नीतियां कैसे डेवलप हुई है, कैसे विकसित हुई है, ये आधार है बुद्ध के कल्याण मित्र धर्म से। जो ने कहा कि धर्म वो है जो कल्याण मित्र बनाता है, जो लोगों का सहयोग करता हो, जो लोगों को जीवन जीने के लिए अवसर देता हो। क्योंकि उस दौर में 2300 वर्ष पहले जाइए आप, अभी भी लोग जीवन जीने के अवसर तलाशते। आज भी कोई अवसर मिल जाए, हम 2300 साल पुरानी बात कर रहे, लोग कितनी दुर्लभ जीवन जी रहे होंगे, कितना मुश्किल होगा उनके लिए जीवन जीना। उस समय जब धम्म में दीक्षित हुए तो उनको लगा कि मुझे लोगों को जीवन जीने के अवसर देने चाहिए। तो अवसर के लिए क्या सुविधा है, साधन है। तो सम्राट अशोक ने सोचा कि तथागत बुद्ध ने मनुष्य के मन को विकसित करने के लिए धम्म का उपदेश दिया है, और मुझे संसार में ये विकसित मन कैसे विचरण करेगा, जिससे कोई चलते निसंकोच विचरण कर सके, जिससे कोई भी असुविधा ना हो। तो वो जो बुद्ध का धम्म था वो कैसे विचरण करे, उसके लिए तथागत के उपदेशों को आधार मानकर सम्राट अशोक ने अखंड भारत के ऊपर 84,000, जहां हम स्तूपों की बात करते हैं वहां स्तूप एक हिस्सा है, उसमें 84,000 बुद्ध विहार भी आते हैं, वहां पे रोड़े भी आती है, वहां पे स्नानागार भी आते हैं, वहां तालाब भी होते हैं। यानी सार्वजनिक वो सभी डेवलपमेंट, वो सब स्ट्रक्चर, वो सब का सब जो जन हित के लिए कल्याणकारी हो सकता है, जीवन के लिए अवसर हो सकता है, वो सब की काउंटिंग 84,000 थी। उन 84,000 ऐसे डेवलपमेंट कार्य सम्राट अशोक ने किए, जिससे धम्म जो है गति प्रगति पकड़ता चला गया। और आज उसी का जो कहते हैं कि जो मॉडल है भारत, उसका मॉडल है कि हमारी जब संस्कृति सभ्यता की बात होती है तो विकसित संस्कृति सभ्यता कब डेवलप हुई? मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के बाद अगर मनुष्यों के बीच में, जिसे हम राज्य तंत्र में एक व्यवस्था कह सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन डेवलप व्यवस्था कौन सी थी, वो सम्राट अशोक की थी। क्योंकि सम्राट अशोक के समय में जो मॉडल आज हम बनाते हैं कि लोगों के लिए स्नानागार होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए, निवास के लिए घर होने चाहिए, भिक्षुओं के सन्यासियों के लिए विहार होने चाहिए, कुएं होने चाहिए पानी पीने के लिए, जो मॉडल आज हम तैयार करते हैं, ये मॉडल सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले पूरा तैयार कर लिया था। तो आज भी भारत का जो मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत का जो मॉडल है आज भी डेवलपमेंट का, वो मॉडल सम्राट अशोक का मॉडल है। आज देखिए भारत में हम लोग जब कहते हैं कि यहाँ पे पक्की सड़कें होनी चाहिए, आज मांग करे पक्की सड़कें होनी चाहिए, पक्के घर होने चाहिए, ये काम सम्राट अशोक ने अपने काल में कर दिया मगध में कि पक्की सड़कें होनी चाहिए, भिक्षुओं को चलने में कोई परेशानी ना हो, जनमानस को चलने में कोई परेशानी ना हो। ये पक्की सड़कों का निर्माण सम्राट अशोक के काल में शुरू हो गया था। 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को आप लोग जयंती मना रहे हैं सम्राट अशोक की, और उस तारीख को इसलिए जोर दे रही हूँ मैं बार बार क्योंकि उसके विषय में सबसे कम जानकारी होती है और उसको सबसे कहते हैं ना कम महत्वता दी जाती है। तो 5 तारीख के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं बौद्ध गया में, क्योंकि इस बार जो आंदोलन है उस पर सबकी नजरें हैं, तो वहां से क्या कुछ संदेश देंगे आप और क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, संदेश है कि सम्राट अशोक वो महामानव है, वो महापुरुष है जिन्होंने
धम्म दीक्षा लेने के बाद अपनी धम्म यात्रा में पहला दर्शन बोध गया का करा। पहला दर्शन बोध गया का करा और बोध गया दर्शन करने के बाद उन्होंने वहां करीब कहते हैं कि जो हमें साक्ष्य मिले कि सम्राट अशोक स्वयं वहां जैसो तथागत बुद्ध ने 49 दिन उस पूरे परिसर की अपनी चेतना बुद्धि से उसका निरीक्षण परीक्षण किया था, अपने बोध का निरीक्षण परीक्षण किया था। वही 49 दिन सम्राट अशोक ने बैठकर वहां साधना की थी। 7 सप्ताह बैठ के साधना करी और 7 सप्ताह साधना करने के बाद तब उन्होंने महाबोधि महाविहार की नींव रखी। ये नींव रखी उन्होंने। आज सम्राट अशोक की जयंती इसलिए ज्यादा विशेष हो गई है कि जिस महाबोधि महाविहार को सम्राट अशोक ने बनाया था, आज उसे बचाने की बारी है। सम्राट अशोक ने बना के वो सौंपा था देश को, संसार को। आज सम्राट अशोक की उस धरोहर को बचाने की बारी है। तो ये जो आंदोलन है फिर से सम्राट अशोक को याद कर रहा है। ये उनकी स्मृति को याद कर रहा है, उनके त्याग को, उनके समर्पण को याद कर रहा है। तो ये समर्पण उन्हीं की जयंती से 5 अप्रैल को उनकी जयंती से ये संकल्प लिया जाएगा कि सम्राट अशोक ने जो धरोहर महाबोधि महाविहार जो संसार के लिए बनाई थी, अब उसे बचाने की बारी आ गई। इसलिए विशेष जयंती होगी सम्राट अशोक की उस धरोहर को बचाने के लिए। एक और बड़ा समर्पण, बड़ा त्याग उन्होंने किया था। अपने बच्चों बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और इसका सारा विवरण जो है वो नालासोपारा में हमें मिलता है। हमने अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से वो भी दिखाने की कोशिश की। हम वहां भी गए क्योंकि वहां भी एक्सकवेशंस हो रहे थे, वो भी हमने दिखाया। लेकिन वहां के बाद इस पूरे घटनाक्रम का जो वर्णन है वो हमें मिलता है, लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ, वो कैसे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, इस पर बहुत कम जानकारी थी। और इस पर जैसा कि मैंने बताया, हमें भंते तिस्सवरो के वीडियो के माध्यम से पता चला। उनके सारे जो स्टडीज थी, उनकी मेहनत की वजह से हमें पता चला। और जब हमें पता चला कि कर्नाटक के गुलबर्गा में बिल्कुल एक छोटी सी जगह है, गांव है सन्नती, वहां पर उन्होंने जब अपने बच्चों से मिलने की उनकी उत्कंठा हुई, बहुत दिनों तक बच्चे वापस नहीं आए, तब वो दक्षिण के रास्ते उन्होंने सोचा कि बच्चों से मिल लिया जाए, उनको वापस बुलाने या उनको देखने जाया जाए। तब वो वहां पहुंचे, लेकिन वो जा नहीं सके। और ऐसे में जब वापस आने लगे तो वहां उन्होंने विश्राम किया। और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत स्ट्रांग था, तो वहां भी उन्होंने उसका निर्माण कराया, जो कि पूरी जगह आज जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्खनन किया तो वहां मिली है, ऐसी की ऐसी पूरा स्ट्रक्चर वहां मिला है। हालांकि उसको भी वहां पर मंदिर और बाकी चीजें बताई जा रही हैं। तो ये जो विरासत की लड़ाई है, ये बोध गया से आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरी विरासत जो कि बड़ी मुश्किल से तमाम PhD स्कॉलर्स नहीं ढूंढ पाए, वो एक जगह जब अब मिली है, उसके लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए, अभी सम्राट अशोक में के आपने पुत्र और पुत्री का जिक्र किया। मैं हम वही बात, जब सम्राट अशोक धम्म के मार्ग पे आए तो उनका ये सोचना था कि मैं भी दीक्षित होकर भिक्षु बनकर मैं धम्म का प्रचार प्रसार करूं। तो उस समय संघ ने बैठकर ये सुझाव दिया कि राजा, आपकी जरूरत समाज को राजा के रूप में है। आपका जो अस्तित्व एक राजा के रूप में है, वो भिक्षु के रूप में नहीं चलेगा। आप जितना कार्य, जितनी गति से प्रगति से कार्य एक राजा की गद्दी पे बैठ के कर सकते हो, वो भिक्षु बन के नहीं कर सकते। भिक्षु के लिए आप अपने जीवन में एक कार्य कर सकते हो। इस धम्म के प्रचार प्रसार के लिए आप अपने परिवार से किसी को तैयार करो। सम्राट अशोक का संकल्प देता कि मैं बन जाऊं, पर सम्राट अशोक को कहा कि नहीं राजन, आपकी उम्र हो चुकी है। कहते उस समय सम्राट अशोक की उम्र 60+ हो रही थी, 60+ उनकी उम्र थी। कहा कि अब बन के भी ज्यादा ऊर्जानी से काम नहीं कर पाओगे। अब आपका अस्तित्व जो राजा के स्वभाव से लोगों ने जाना है, संसार ने जाना, वो स्वभाव आपका हम स्वीकार करेंगे। तो तब सम्राट अशोक ने अपने बेटे को संघमित्रा और महेंद्र को भिक्षु बनाकर धम्म के प्रचार के लिए भेजा। बात जब कर्नाटक की जो अवशेष मिल रहे हैं, जो इतिहास मिल के आ रहा, जो कलिंग था, जो आज उड़ीसा और का जो पूरा का जो बेल्ट था, ये जो कर्नाटक की राजधानी मिली हुई थी, कर्नाटक और उड़ीसा की राजधानियां उस दौर में मिली हुई थी। तो उड़ीसा के जो धम्म उपासक थे, उन्होंने निवेदन किया था कि सम्राट, अब आप भी दीक्षित हो चुके हैं। उस समय की जो कर्नाटक व्यवस्था थी वो पुरोहितों की व्यवस्था थी। कर्नाटक व्यवस्था, उसमें पुरोहितवाद वहां पे बड़ा चरम सीमा पे था। तो कहा कि आप इस दिशा को जाए, दक्षिण दिशा को जाए और धम्म का प्रचार प्रसार करें। तो इतिहासकारों में हमने जितना जाना कि सम्राट अशोक की वो यात्रा अंतिम यात्रा हो गई थी, और उस यात्रा के बाद फिर वापसी यात्रा सम्राट अशोक की कोई इतिहास में चर्चा में नहीं आई।
बिल्कुल। ये आखिरी इतिहास की चर्चा हुई थी उनकी कि वो पूरा इधर से उत्तर भारत चल के वो लास्ट यात्रा दक्षिण भारत की करते हैं। हाँ, तो उसके बाद उनका वापसी आगमन नहीं हुआ। तो ये तो कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक का जो परिनिर्माण है वो दक्षिण भारत के कर्नाटक या गुलबर्गा जो शहर अभी खोजा गया उसी के आसपास है। हाँ, वहाँ वो शिलालेख इस बात की पूरी पुष्टि करते हैं, लेकिन उसको अभी तक वो मान्यता नहीं मिली है। देखिए मान्यता क्या, अभी तो हमें मिले हैं सम्राट, अभी तो मिले हैं कि भारत के कोई चक्रवर्ती सम्राट थे। अब जब चक्रवर्ती सम्राट मिल गए तो अब तो हम ये कहेंगे कि हमने चारों दिशा खोज ली। अब चारों दिशा में हम पहुंच गए कर्नाटक, तो कर्नाटक में गुलबर्गा भी पहुंच गए, संतति भी पहुंच गए। अब वो भी अवशेष मिल जाएगा कि सम्राट अशोक का परिनिर्माण कहाँ हुआ था। बिल्कुल। तो अब उन तमाम जगहों की खोज जो जैसे हम पहुंचे हैं वैसे ही अब धीरे धीरे वहां तक लोग पहुंचेंगे और इतिहास ज्यादा दिनों तक छुपाना नामुमकिन है, क्योंकि जैसा हमने देखा सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी जो ऐतिहासिक धरोहर है वो अपने आप जमीन फाड़ कर बाहर आ जाती है और ज्यादा दिन तक छुपाई नहीं छुपती। ऐसे ही तमाम खबरें और इतिहास के कुछ पन्ने आप तक हम लाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।